पड़ रहा है भी और एसपी और बिल्कुल। मंत्री साहब और ये लोग भी सब यही बिस्लरी पीते हैं। आप सोचिए 5 रुपए की बोतल का पानी अगर मुझे खरीद के पीना पड़ रहा है तो धिक्कार है ऐसी आज़ादी पे। वही स्विमिंग पूल बनाते रहते हैं वो लोग, वही ठगड़ा बांध को बनाते रहते हैं, उसी सड़क का वो पुनरुद्धार की बात लिखी रहती है। स्केटिंग, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड। लेकिन जिस हिसाब से महिमा मंडित करके बताया जाता है नेताओं द्वारा कि हमने इतना विकास कर दिया, वो विकास कहीं भी सड़कों पर नजर नहीं आता है। एक बार हमारे वार्ड में इंटरव्यू लीजिए, वहाँ हर महिलाएं परेशान हैं। वहाँ पे मोहल्ले मोहल्ले में दारू बिक रही है। उपलब्धि बताया वो ठगड़ा बांध की, और वो ठगड़ा बांध भी घोटालों में है। मैं पूछना चाहती हूँ कि 16 करोड़ रुपए का हिसाब देना चाहिए वहाँ पर। और एक सवा साल में जो प्रदेश के हालात बदहाल हुए हैं, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो गया। दीप सरकार थी, न गांव में काम किया, न शहर में काम किया, कहीं कोई काम ही नहीं किया। डेवलपमेंट का कोई काम आपने देखा होगा तो मुझे बता दीजिए। महापौर के कार्यकाल में, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, 5 साल में कितना राशि आया, कितना काम हुआ, कितने शिकवे शिकायत हुए, कितना भ्रष्टाचार हुआ। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से नगरीय निकाय चुनावों की सरगर्मियां तेज़ हो चुकी हैं और जो प्रत्याशी हैं वो अपने दमखम को दिखा रहे हैं, नए नए अंदाज में लोग पहुंच रहे हैं अपना नामांकन दाखिल करने। और आप ऐसा ही एक अंदाज मेरे साथ में देख पा रहे होंगे, दूल्हे जैसा सच कर आए हैं, वार्ड से लड़ेंगे चुनाव। जी सर। नाम आपका बताएंगे, कौन सी पार्टी से लड़ रहे हैं बताएंगे, और क्या क्या आप सोच रखते हैं उस बारे में बताएंगे। मेरा नाम है मनीष कुमार कोठारी, कसारीडीह गुरु घासीदास वार्ड क्रमांक 44 से। मेरा तो ऐसा है कि वादा नहीं विकास चाहता हूँ मैं। हमारी सरकार आते ही, मतलब ऐसे तो आ चुकी है, पार्षद की भी सरकार आनी है, क्योंकि पार्षद को जिताना पब्लिक का काम है और हमारा उद्देश्य तो सफलता प्राप्त करना ही है। आज ऐसा लग रहा है कि मैं जीत चुका हूं पहले से ही, कि जैसे ही वार्ड में घूमा हूं लोगों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। और मेरा उद्देश्य है हमारे वार्ड को नशा मुक्ति कराना, क्योंकि आप आए एक बार हमारे वार्ड में इंटरव्यू लीजिए, वहाँ हर महिलाएँ परेशान हैं। वहाँ पर मोहल्ले मोहल्ले में दारू बिक रही है, हर घर में बिना लाइसेंस कैसे मिल रहे हैं उनको, ये हमको जानकारी चाहिए। दूल्हा बन के आए हो, ये सब बाराती हैं। जी सर। घोड़ा किधर है, ये आइडिया कहाँ का था? सर मैं एक छत्तीसगढ़ी कलाकार हूँ और मुझे विधायक जी सपोर्ट किए हैं कि एक मैं आपको ऐसा बनाना है मनीष। मैं उनसे रिक्वेस्ट किया, एक मौका दीजिए सर करके, और मुझे मौका दिया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। तो सांसद नाराज मत हो जाए, खाली विधायक का नाम लियो बहुत। नहीं, सब जितने भी मेरे ऊपर हैं सबको बहुत बहुत आभार है, मेरा धन्यवाद है, और ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखे मेरे ऊपर। कैसे हराओगे सामने वालों को? सर आप मेरे वार्ड में एक बार आइए आप, और देखिए वहाँ पे विकास बिल्कुल नहीं हो पाया है। लोग परेशान हैं। मैं कल गया, लोगों के पास पट्टा नहीं है। मतलब मेरे वार्ड में गरीबी स्थिति कहीं नहीं होगा, मुझे ऐसा लगा। लोगों की नाली साफ़ नहीं होती, सब बताएं नाली टूट गया उसको नहीं बनाते हैं, और सबसे ज़्यादा तो सब बोल रहे थे मेरा पट्टा नहीं बना है, 8 महीना हो गया, सब लेके गए हैं, कोई दे ही नहीं रहे हैं। ये वाला बात हो रहा है सर। तो बहुत शुभकामनाएं आपको, आप जल्दी जाइए अपनी तैयारियों में, नहीं तो वोटर फिर बोलेंगे कहाँ हैं भाई पगड़ी वाले भैया। जाइए। तो इस तरह से चुनाव की सरगर्मियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि चुनावी सरगर्मी पे, हितेश है मेरे साथ में, जी न्यूज़ से रिपोर्टिंग करते हैं, पत्रकार हैं। और अभी जो यहाँ अलका वाघमार और प्रेमलता साहू के बीच में मेयर की जो लड़ाई है, अदावत है, वो सामने अब आ चुकी है। कई सारे मसले हैं, कई सारे मुद्दे हैं जो दुर्ग शहर को बहुत प्रभावित करते हैं। उन मसलों पे आज बात करेंगे। राजनीतिक टिप्पणी तो चलती रहेगी, हम आज मसलों पे बात करेंगे। दुर्ग शहर कैसा बसा था, कैसा हुआ है। हितेश, दुर्ग शहर को जब से हम लोग देख रहे हैं, तुम भी लंबे समय से कर रहे हो पत्रकारिता, मैं भी कर रहा हूँ, दुर्ग शहर को एकदम बोलना चाहिए कि उतना विकास जैसा कि जो फंड बताया जाता है स्टेट गवर्नमेंट का और नगरीय निकाय का, उस हिसाब से अगर फंड फूका गया रहता तो दुर्ग शहर एक प्रकार से बहुत बड़े लेवल पे पहुंच चुका रहता है। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर दुर्ग वो शहर है जहां 60 वार्डों में महापौर है और 60 वार्डों में ही विधायक है। जिस हिसाब से दुर्ग शहर का विकास बताया जाता है, जैसे कांग्रेस के जो पूर्व विधायक को बताते हैं 600 करोड़ का विकास हुआ, आज भी दुर्ग आप पटरी पार जाइए, ग्रामीण परिवेश में दिखता है। कुछ इलाके ही है जो विकसित दिखते हैं, जैसे ये मेन रोड 2 सड़कों का दुर्ग है। आप कचहरी से शुरू कीजिए, कलेक्ट्रेट से शुरू कीजिए, और ग्रीन चौक पे शहर स्टेशन पे खत्म होता है। लेकिन जिस हिसाब से महिमा मंडित करके बताया जाता है नेताओं द्वारा कि हमने इतना विकास कर दिया, वो विकास कहीं भी सड़कों पर नजर नहीं आता है, कागजों पर ही होता रहा होगा। अब बात करें महापौर चुनाव की, तो एक समय जब सरोज पांडे जी चुनाव लड़ते थे, तो उस समय दुर्ग का परिवेश जो है एकदम ग्रामीण से हुआ करता था।
सरोज पांडे के 2 कार्यकाल हुए, उसमें बहुत सारे बोर्ड और बहुत सारे दादा दादी नाना नानी पार्क, कुछ रोड का चौड़ीकरण। अजीत जोगी के शासनकाल में वो मेयर रहते, उन्होंने थोड़ा पटरी पर लाया था। लेकिन अक्सर हम लोग जब भी दुर्ग नगर निगम के बजट सत्र में जाते हैं, वही स्विमिंग पूल बनाते रहते हैं वो लोग, वही ठगड़ा बांध को बनाते रहते हैं, उसी सड़क का पुनरुद्धार की बात लिखी रहती है। स्केटिंग, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, हॉकी ग्राउंड, स्टेडियम पुनर्निर्माण, यही सब ना मेरे को लगता है कॉपी पेस्ट होकर हर बार बजट सत्र में आता है और उसका होता जाता कुछ नहीं है। बिल्कुल मैं सहमत हूँ। देखिए ये वो दुर्ग शहर है जिसने हॉकी पे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सबा अंजुम को जिसने दिया, दुर्ग ने। हॉकी का ग्राउंड आज भी खत्म है, दुर्ग में हॉकी ग्राउंड है ही नहीं। आप ये समझिए कि इन लोगों ने जो भी विकास कार्य की, इनकी जो परिधि या रणनीति बनती है वो पूरी तरह से फेलुअर होती है। इन लोगों ने कभी ये सोचा नहीं। सरोज पांडे ने जरूर कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने जो कोशिश की थी वो हैदराबाद, जयपुर और बेंगलोर के तर्ज पे उन्होंने शहर को बनाया था। चौक चौराहों पर खूबसूरत मूर्तियां लगाई थी, छोटे छोटे गार्डन बनाए थे, जैसे लोटस गार्डन बना था। जो वीरांगनाएं रही हैं उनकी मूर्तियां लगी थी, बड़े जो शहीद रहे हैं उनकी मूर्तियां लगी थी। जैसे शहीद चौक जो है वो सरोज पांडे के कार्यकाल में पहले ग्रीन चौक हुआ करता था, ऐसा सरोज पांडे ने जरूर कोशिश की थी। लेकिन उसके बाद की जो सरकार आई, उनके बाद से मेरे ख्याल से मेयर जो रहे हैं वो एक्टिव कार्यशैली को नहीं रहे हैं, वो सिर्फ घूमकर आयोजन प्रयोजनों का हिस्सा रहे हैं। साहू समाज के आयोजन में, देवांगन समाज के आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर बैठ रहे हैं। मेरे ख्याल से वही सब रहा हुआ है। चेयर पे बैठा तो मजबूरी और ऑपरेंडिंग निभाना मजबूरी है। बिल्कुल। देखिए सरोज पांडे के बाद जो भी मेयर आए, चाहे वो शिव कुमार तमेर हो, चंद्रिका चंद्राकर हो या धीरज बाकलीवाल हो, ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं आप इनको डमी बोल सकते हैं, क्योंकि इनके पास विजन नहीं था। विदाउट विजन ये लोग जो है ये मैदान में उतर गए, मेयर भी बन गए, लेकिन कोई विजन नहीं था शहर को कैसे बेहतर किया जाए। देखिए स्मार्ट सिटी की बात हुई थी 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई थी, उसके बाद स्मार्ट सिटी नहीं बन पाया। इन्होंने कहा कि भाई आपके पास अरबों खरबों का बजट है, लेकिन आप शहर को स्मार्ट नहीं बना पाए। हम जहाँ खड़े हैं अभी, आप इसी बात से अंदेशा लगाइए, ये कलेक्ट्रेट है, यहाँ देखिए ये पुरानी बिल्डिंग है, आज भी उसी ढर्रे पे चल रहा है, मैनुअली सब कुछ, ऑटोमेटिक कुछ है ही नहीं। यहाँ विकलांगों के लिए लिफ्ट काम नहीं करती है। इतनी समस्याएं, कचरे का ढेर है, इतनी समस्याएं हैं। ठीक कलेक्ट्रेट के पीछे उरला आता है, वहाँ ट्रेचिंग ग्राउंड बना दिए, बदबू, हैजा जैसी बीमारियां फैल जाती है, लोग इतने हैरान परेशान हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जितने भी नेता अब तक यहाँ हुए, चाहे कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई भी किसी भी पार्टी के महापौर बने हो, उन लोगों ने केवल अपने जेब भरे हैं, शहर के पैसा खाया है, शहर को कुछ नहीं दिया इन्होंने, शहर को कुछ भी नहीं दिया। ये सच्चाई। दमदा नाका को ओवरब्रिज, फ्लाईओवर देख लीजिए, अभी भी उसी स्थिति में जर्जर हो चुका है, रोजाना एक्सीडेंट होते हैं। आप ये सोचिए, आप शहर के ट्रैफिक को भी लेके किसी में सोच नहीं है ना। यहीं से कलेक्टर भी निकलते हैं, महापौर भी निकलते हैं और बहुत सारे नेता मंत्री। यही सड़क अभी आप जो चौड़ी देख रहे हैं उसमें चलना मुश्किल रहता है। अंदर का तो छोड़ दो, अंदर तो बैटरी वाली गाड़ी घुस के आजकल सवारी लेके आती है और अंदर तो बड़ी गाड़ी घुस ही नहीं सकती है। आप ये सोचिए जिस कलेक्ट्रेट में हम खड़े हैं, ये दुर्ग के राजा जगतपाल का महल हुआ करता था। आप एंट्रेंस देख लीजिए कलेक्ट्रेट का, इतना घटिया एंट्रेंस है। आप बाकी कलेक्ट्रेट में जाइए, खूबसूरत द्वार है। देखिए किसी भी शहर की खूबसूरती उसके ट्रैफिक व्यवस्था से और उसके कलेक्ट्रेट या एसपी कार्यालय से शोभित होती है, पता चलता है, क्योंकि कलेक्ट्रेट में दुनिया भर के दफ्तर है ना, और ये संभाग का दफ्तर है। बताइए, अब संभाग मुख्यालय में खड़े हैं, आने जाने की सुविधाएं बेहतर नहीं है। आप देखिए अजीब तरीके का परिसीमन किया हुआ है, नगर निगम उधर है। इसके अलावा आप ये समझिए कि जो दुर्ग के कमिश्नर है वो हमारे यहाँ दुर्ग संभाग में बैठते हैं, आईजी बैठते हैं जो दुर्ग संभाग के भिलाई में बैठ रहे हैं। ये अजीब ही परिसीमन है, जबकि आईजी साहब को भी यहाँ बैठना चाहिए, क्योंकि लोग तो मुख्यालय में आएंगे, लोग संभाग मुख्यालय में आएंगे, भिलाई कौन जाएगा। अच्छा, जितने भी प्रत्याशी से आप बात करो, चाहे ये जो वार्ड के लिए अभी चुनाव लड़ रहे हैं या पहले पूर्वत में भी जो मैदानी जंग में थे इन सब चुनावों में, चाहे मेयर से बात कर लो, चाहे विधानसभा से बात कर लो, विधायक से बात कर लो, चाहे सांसद चुनाव, सबके जुबान पे एक ही शब्द रहता है, सड़कें बनाएंगे, नाली बनाएंगे। अरे पानी की व्यवस्था करेंगे तो भाई आप सड़क नाली पानी से उभरोगे कब? मतलब उसके ऊपर की सीढ़ी कब चढ़ोगे? जब तक आप सड़क नाली पानी में ही आपका दिमाग चलता रहेगा। उसके ऊपर जो लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, स्विट्जरलैंड और बीजिंग और ये और वो, कई लेवल के पार्किंग चल रहे हैं। जहाँ जापान जैसा देश है, हिरोशिमा और नागासाकी के हमले झेलने के बाद वो 8-8 माले के 10-10 माले के फ्लाईओवर पे चल रहा है। हमारा देश आज एक तो फ्लाईओवर बनाता है और उसको बहुत सारी उपलब्धि बैनर पोस्टर में दिखा देता है। देखिए दुर्ग के साथ दुर्भाग्य ये रहा है कि यहाँ से सीएम भी रहे, दो बार सीएम रहे, मोतीलाल वोरा भी यहाँ से सीएम, तो भूपेश बघेल भी रहे। लेकिन आप ये समझिए, एक हाईकोर्ट है बिलासपुर में, यहाँ के नेताओं की इच्छा शक्ति की मैं दाद देता हूँ कि हाईकोर्ट के बेंच दुर्ग में नहीं बैठा पा रहे हैं।
एक हाईकोर्ट की बेंच, जो व्यक्ति अब मान लीजिए कोई डोंडी लोहारा, डोंडी का बालोद का व्यक्ति, उसको बिलासपुर जाने में उसका 12 घंटा बीत जाता है। आप खुद सोचिए, एक हाईकोर्ट की बेंच आप नहीं बैठा पा रहे हैं, किसी तरह का कोई विकास नहीं है। हर नेता का एक ही विजन है, सड़क, बिजली, पानी। तो ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं, ये संवैधानिक अधिकार है यहाँ के लोगों का। आप नहीं भी बनाएंगे तो पानी आपको पीने के लिए स्वच्छ देना ही पड़ेगा, आपको पानी की टंकी बनानी ही पड़ेगी, आपको सड़कें बनानी, ये मूलभूत अधिकार है। नहीं बनेगा तो कोर्ट के आदेश से बनेगा, लेकिन बनेगा। इसमें नेता क्यों 1 करोड़ की पानी की टंकी बनाएंगे और 5 करोड़ का विज्ञापन जारी करेंगे। बिल्कुल, ये सच्चाई है। देखिए किस तरह से आपके और हमारे द्वारा दिए गए टैक्स का किस तरह से बंदरबाट किया जाता है, ये इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। चाहे अफसरशाही हो या फिर नेतागिरी हो, दोनों एक दूसरे के पूरक हो चुके हैं और दोनों इतने हावी है कि इन दोनों के बीच में जनता बुरी तरह पिस जाती है। दोनों भ्रष्टाचार के इल्जाम भी एक दूसरे पे, लेकिन दोनों ऊपर के थाली में सब एक चट्टे बट्टे। जांच कोई किसी की कराना नहीं चाहता, सब खाली कहते हैं कि हम आएंगे तो हम सुधारेंगे, उस कार्य को ठीक करेंगे। हालांकि अभी बीजेपी गवर्नमेंट बहुत सारे स्ट्राइक कर रही है, लेकिन फिर भी जो छोटी छोटी भ्रष्टाचार की बातें, उसमें तो कहीं ना कहीं भाई आप सरकार में बैठे हो और जनता का पैसा डुबो रहे हो। ये तगड़ा बांध को देख लीजिए, कई करोड़ों रुपए डूब गए, सड़कों में और नालियों में कितने पैसे डूब गए, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। अब जब होता नहीं है तो आप किस जगह पे पैसा डाले हो, किस जगह पे मत डाले हो, उसकी अगर कोई अपोजिट सरकार आती तो उन विषयों की जांच होनी चाहिए बाकायदा, कौन अधिकारी इसमें लिप्त था। सफाई के करोड़ों रुपए के टेंडर आप कर रहे हो, जितने कई जगहों पे तो ऐसा हो रहा है कि बजट से बाहर चला जा रहा है सफाई का टेंडर, और ऐसे ऐसे ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को सफाई का ठेका दे दिया जा रहा है, जो पहले से पूर्वत में भी बहुत बर्बादी ला के छोड़ चुके हैं। तो इन सब जो साजिश है, एक प्रकार की जनता के खिलाफ साजिश है, इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए भी किसी राजनीतिक दल में या बड़े नेताओं में इच्छा शक्ति नहीं है कि इन सब विषयों को भाई रिकवरी तो करना पड़ेगा, निकालना तो पड़ेगा जनता का पैसा। सबसे बड़ा उदाहरण आपका रिसाली नगर निगम है। सभापति और मेयर के बीच में ही विवाद हो रहा है। सभापति आरोप लगा रहे हैं मेयर पे कि 50, हाँ वो भी कांग्रेस के 50 लाख रुपए की डिमांड हो गई। मेयर कह रही है सभापति ने डिमांड कर दिया। सफाई वाली जो कंपनी है वो कुछ बोल ही नहीं रही है। तो देखिए ये क्या है, नेताओं के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि पहले जो नेतागिरी होती थी, पहले जो नेता आते थे वो जनता की सेवा करने के लिए जन सेवक हुआ करते। अभी नेता आते हैं कि हमने 5 साल के लिए एक बार पैसा लगाइए और 5 साल बैठ करके खाइए। और अब तो ये हो गया है कि तमाम तरह के लुभावने वादे दे करके, तमाम तरह के लुभावने वादे, जैसे महतारी वंदन हो गया। अब महतारी वंदन जैसी चीज़ों पे मैं अगर आपको 1000 रुपये दे रहा हूँ तो मैं तो आपका वोट इनडायरेक्टली खरीद लिया ना मैंने। भाई 1000 रुपये मैंने आपको दिया तो वोट खरीद लिया तो मैं क्यों आपका काम करूँगा, सीधे तौर पर कह रहा हूँ। तो बात ये है कि जो लोक लुभावन वादे वालों जो सिस्टम ये होना चाहिए। अब देखिए जैसे मेयर के प्रत्याशी है दोनों केवल बिजली, पानी, सड़क, नाली की बात करें, ग्रीन सिटी की कोई बात नहीं कर रहे, वृक्षारोपण की कोई बात नहीं कर रहा है, जिसकी आज हमको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। कोई ड्रेनेज सिस्टम की बात नहीं करता है। 2 घंटे की बारिश में पूरे शहर में पानी भर जाता है, कोई ड्रेनेज की बात नहीं कर रहा। जैसे जो सरकारी खरीदियां हुई हैं, अभी जो जांच कर रही है, कल ही एक छापा पड़ा है यहाँ दुर्ग में भी, मेडिसिन को लेकर वो बता रहे हैं कि 34 रुपए का इंजेक्शन वो 3000 रुपए में सरकार को बेचा करता था। ऐसी भूपेश बघेल सरकार में जो 108 के लिए जो गाड़ियाँ नई आई हुई थी वो किसी थाने में पड़ी हुई सड़ाई जा रही हैं। तो आखिरकार किसी में इच्छा शक्ति, किसी को दर्द या कोई कमी महसूस नहीं होती कि यार ऐसे पैसों की बर्बादी होती है, इस तरह से भ्रष्टाचार होता है। हालांकि जांच हो रही है, कई मसलों में जांच हो रही है, लेकिन वो जांच के बिंदु कब आएंगे हम आप पता नहीं इस दुनिया में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और जो जनता सवाल कर रही है वो रहेगी कि नहीं रहेगी, और आपकी जांच चलती रहेगी अनंत काल तक, ऐसा लगता है। देखिए ये तो आदिकाल से चला आ रहा है। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से इसी तरह की हरकतें होती है। 10 रुपए की चीज़ अधिकारी उसको 20 में लिपापोती कर करके 200 रुपये तक पहुंच जाती है और वो फिर लोगों को बेचा जाता है और वो खरीद ली जाती है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि इस पूरे उसमें जो जालसाजी गिरोह है, जो जालसाज करने वाला जो गिरोह होता है ना, इस गिरोह पे सबसे पहले नकेल कसना चाहिए। क्योंकि देखिए यदि जब तक वो नहीं होगा, अब आप ये समझिए मोक्षित निराय में वो कंपनी है EOW ने छापेमारी की है। अगर कोई 34 रुपये 30 रुपये का इंजेक्शन 3-3 हज़ार रुपये में बेचा जा रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार तो सेकेंडरी है, सरकार के कान तक तो बात बाद में पहुंचेगी, लेकिन जिस अधिकारी ने इस नोटशीट को चलाया होगा, जिसने इस नोटशीट को पास किया होगा, जिसके हस्ताक्षर हुए होंगे, उस अधिकारी के ऊपर सबसे पहले नकेल तो जांच करते करते रिटायर हो जाएगा, उसके बाद भी FIR नहीं होगी। वो जांच की एक कमेटी बनेगी और जांच कमेटी भी मेरे ख्याल से लेन देन करके अपना मुंह बंद कर लेगी। बिल्कुल सहमत हूँ, ये होता रहा है, इसलिए होता रहा है। देखिए इस मसले पे ना तत्कालिक फास्ट ट्रैक जैसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट निर्भया कांड के बाद आया था, वैसे इस तरह से भ्रष्टाचार या करप्शन या एलिगेशन को कोई मामला आता है तो सरकारों को ये करना चाहिए कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बना लिया जाए और उस फास्ट ट्रैक कोर्ट पे जल्द से जल्द सुनवाई करके ऐसे लोगों को सजा दी जानी चाहिए। क्योंकि देखिए ये आपके और हमारे टैक्स का पैसा है। इसके इतर ये आपके और हमारे स्वास्थ्य के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, आपके और हमारे साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। 33 रुपये की कोई चीज़ है 3-3 हज़ार रुपये में बिक रही है। अस्पतालों में और आज भी सुविधा नहीं है। जो प्राइवेट जिसे मर रहे हैं उसे 2 लाख 3 लाख के इंजेक्शन
आज भी खरीद रहा है वो, और सरकारी अस्पतालों में बड़ी बड़ी मशीनरी ला के बड़े बड़ी उपलब्धि बता रहा है, लेकिन वो आज सरकारी अस्पताल एक रेफर सेंटर बन गया। भले आपने रंग रोगन कर दिया, थोड़ा लीप पोत दिया है उसको। तिवारी जी देखिए, एक इसमें सबसे अच्छी बात ये, आज भी जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है। आप चले जाइए, वहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है, आप चले जाइए वहाँ कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। सेक्टर 9 का जो अस्पताल था जवाहरलाल नेहरू रिसर्च सेंटर, वो कभी मध्य भारत का सबसे बेहतर सेंटर माना जाता था, आज वो खत्म हो चुका है। मैं आपसे सीधा सवाल करता हूँ कि मान लीजिए आज आपको और हमको कोई मेडिकल इमरजेंसी की आवश्यकता पड़ जाए, तो आपके दुर्ग भिलाई में कोई ढंग का अस्पताल नहीं है कि आप उसे भर्ती करा। जो निजी है वो खून चूसने के लिए, जो निजी है वो खून चूस, चाहे वो जितने भी अस्पताल है सारे के सारे केवल खून चूसने, ढंग का इलाज तक नहीं है इनके पास। अब ये बताइए, आज आप और हम, आज 76वां गणतंत्र हमने मनाया है, देश को आज़ाद हुए 78 साल लगभग हो रहे हैं, और आज भी हालत ये है कि आपको और हमें पानी का साफ पानी तक अगर हमें मुहैया नहीं हो पा रहा है। ये 5 रुपए की बोतल खरीद के अगर मुझे पानी पीना पड़ रहा है, भी और एसपी और बिल्कुल मंत्री साहब और ये लोग भी सब यही बिस्लरी पीते हैं। आप सोचिए, 5 रुपए की बोतल का पानी अगर मुझे खरीद के पीना पड़ रहा है, तो धिक्कार है ऐसी आज़ादी पे। ऐसी आज़ादी किस काम की, जो सरकार मुझे पानी तक ना पिला पाए, जो नगर निगम मुझे साफ पानी ना पिला पाए, मैं खरीद के पानी पी रहा हूँ। तो इससे बड़ी दुर्भाग्य आपके और हमारे लिए क्या होगा? दुर्भाग्यजनक बातें कई सारी हैं, और इन पे चर्चा भी अगर मैं करना चाहूँगा तो मेरे हो सकता है मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाए, लेकिन आपको हमारी जो कटाक्ष है वो हमारी बातें ख़त्म नहीं होगी, हम इतनी देर की बातें कह जाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर ना हो करके इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं। दुर्ग नगर निगम समेत छत्तीसगढ़ के अन्य नगर निगमों में भी लगभग अमूमन यही हालात हैं कि सड़क, नाली, पानी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जो बहुत प्राइमा फेसी चीज़ है, उस प्राइमा फेसी चीज़ को मसला बनाकर लोग खाली ये कह रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन उभरना कब होगा इन सब विषयों से, एक स्टेप आप ऊपर कब जाएंगे, इन सारे विषयों के लिए कोई बात नहीं करना चाहता। अगर आप बजट या पैसों की बात कर लें तो जब से छत्तीसगढ़ बना है, तो तब से छत्तीसगढ़ के हर नगरीय निकायों में मैं नहीं समझता कि करोड़ों रुपए को आप जोड़ते जाएंगे तो कई हज़ार करोड़ या कई 100 करोड़ निकल जाए। उतने पैसों की अगर आप विकास कार्यों में खर्च कर लिए होते तो आप एक अच्छा अस्पताल दे पाते, आप एक अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं, स्कूली सेवाएं दे पाते। ये कलेक्ट्रेट की बिल्डिंगें रंग रोगन में दिखाई देती, और बहुत सारी जनता की जो समस्याएं हैं उनको त्वरित निदान के लिए एक डिजिटल फॉर्मेट बनाया जा सकता, जो कागज़ में नहीं ज़मीन पर दिखता। तो इस तरह की चर्चा परिचर्चा चलती रहेगी। हितेश भाई जी न्यूज़ देखते हैं, और मेरे साथ में हमने सोचा कि इन मसलों पर आपसे बातचीत की जानी चाहिए, और लगातार ऐसे हम कोशिश करते रहेंगे, और आपको जो ज़मीनी सच्चाई है, ज़मीनी हकीकत है, वो दिखाने की कोशिश लगातार करते रहेंगे। मेरा नाम शशिकांत तिवारी है, चैनल का नाम नेशन फर्स्ट एबी के। आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक पे आप हमें देख रहे होंगे, वहाँ भी चैनल को आप सपोर्ट करिए, वहाँ भी हमें आगे बढ़ाइएगा चैनल की वीडियो, और उसके नीचे अपने कमेंट ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आपके विचार बहुत कीमती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।